नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में 18 मार्च 2024 को कक्षा 12th केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है, उसके अंदर आप सभी जानते हो कि आंकिक प्रश्न अर्थात कुछ न्यूमेरिकल आएंगे। केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं, वो इन आंकिक प्रश्न के नाम पर काफ़ी डरते हैं। तो आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। अगर आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया है तो ऐसे मानना कि आपको इन न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सभी जानते हो कि अपनी कक्षा 12th में जो 10 चैप्टर है, उस 10 चैप्टर में से जो आंकिक प्रश्न है वो मुख्यतः 3 चैप्टर से आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसको आप विलियन के नाम से जानते हो, दूसरा चैप्टर नंबर 2 जिसको आप विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हो, और चैप्टर नंबर 3 जिसको आप रासायनिक बलगतिकी कहते हो। तो आज हम इन तीनों चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले अगर जिनको आप याद कर लोगे सूत्र के साथ, तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर अर्थात आंकिक प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं, वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पेज आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन की। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो आता आपका मोलरता। तो मोलरता से तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोलरता किसे कहते, मोलरता का सूत्र लिखिए। तो पहली बात तो कि इस मोलरता को हम कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, डब्लू बी मल्टीप्लाई 1000 बटा एम बी इंटू बी एस। अब यहाँ आपने ये जो मोलरता का फॉर्मूला लिखा है कि कैपिटल एम बराबर डब्लू बी इंटू 1000 बटा एम बी इंटू बी एस, तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि यहाँ डब्लू बी का मतलब क्या है, एम बी का मतलब क्या है, और वी एस को आप क्या बोलते हो। कैपिटल एम तो आप समझते ही हो कि कैपिटल एम को तो आप, कैपिटल जो एम है उसको तो आप क्या बोलते हो, मोलरता। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यू बी का मतलब होता है विलेय का भार। डब्ल्यू बी का मतलब क्या होता है, विलेय का भार, जिसको आप ग्राम में लोगे। एम बी का मतलब है विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसके बाद अगर हम बात करें वी एस, वी एस का मतलब हो गया आपका विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है। अगर फॉर्मूला इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इसके बाद जो अगला आपका जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो आता है आपका मोलता, जिसको आप इंग्लिश में मोललिटी कहते हो। तो इसके अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसको स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू बी मल्टीप्लाई 1000 बट्टा एम बी मल्टीप्लाई डब्लू ए। ये विशेष बात याद आपको रखनी है। यहाँ से मैं एक चीज़ बताऊँगा, पहले वाले में जब हमने विलियन का आयतन, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप किस में लोगे, एम एल में। अब देखो डब्लू बी, वही जो डब्लू बी की आप बात कर रहे हो, ये जो डब्लू बी आप ले रहे हो उसका मतलब वही विलेय का भार हो जाएगा। एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर एक नया शब्द आपके लिए देखने को मिला है, डब्लू ए। डब्लू ए, इस डब्लू ए को हम बोलते हैं विलायक का भार। क्या बोलते हैं, डब्लू ए को विलायक का भार, जिसको आप विलायक के भार को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, ग्राम में। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और, जब भी आप इन मोलरता या मोललता से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो लास्ट में उनकी यूनिट जरूर लिखते हैं। तो मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और मोललता की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मोल प्रति किलोग्राम। उम्मीद है ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो दोनों ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो अगला टॉपिक आपका आता है उसकी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगला है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मोल भिन्न, या जिसको आप मोल अंश कहते हो, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शंस के नाम से आप जानते हो। तो इसमें ये
आपको यहाँ एक इतनी सी बात याद रखनी है कि जिस अवयव की आपको मोल भिन्न याद करनी है उसके मोल तो आएंगे ऊपर, बाकी कुल मोल। सपोज करते हैं समझने के लिए कि एक मोल भिन्न एक विलियन है जिसके दो अवयव है ए प्लस बी, तो ए के मोल है एन ए और बी के मोल है एन बी। अब आपको ये कहा गया कि आपको ए की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो मोल भिन्न को इस एक्स ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी मोल भिन्न ज्ञात करनी होती है उसके मोल तो जाएंगे ऊपर एन ए, और विलियन के कुल मोल आएंगे नीचे। तो कुल मोल का मतलब एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ लिख दो एन ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हो आप कि एन ए प्लस एन बी। इसके बाद देखो आगे, अगर आपको अवयव बी की मोल भिन्न ज्ञात करनी हो तो कैसे लिखोगे आप, एक्स बी बराबर एन बी बट्टा एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर एक विशेष बता दूं कि एन का मतलब क्या है, मोल। मोल ज्ञात करने का तरीका होता है डब्लू बट्टा एम, मोलर द्रव्यमान। एन का मतलब मोल है, डब्लू का मतलब भार और एम का मतलब मोलर द्रव्यमान है। तो जिस अवयव की आप, जैसे आपको अगर ए के मोल भिन्न ज्ञात करने तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू ए बट्टा एम ए। और अगर एन बी विलेय के मोल ज्ञात करने हो तो आप लिख सकते हो डब्लू बी बट्टा एम बी। तो इन फॉर्मूला का जब आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल हल करने में कोई परेशानी आपकी नहीं आएगी। यहाँ एक विशेष बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो मोल भिन्न या मोल अंश जो राशि होती है वो आपकी मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे जो आ सकता है यहाँ पर, वो आपके प्राशन दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड होता है, जिसको आप पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर CRT होता है, CRT। और देखो यहाँ C का मतलब क्या होता है, आपका सांद्रता, जिसको आप NB अपॉन V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा, NB अपॉन V के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये आप जानते हो कि NB मतलब विलेय के मोल का मतलब क्या होता है, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब आप इस C को इस प्रकार से लिख सकते हो, WB बट्टा MB इंटू विलियन का आयतन। अब C का यहाँ मान पुट कर दो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, WB इंटू RT। ठीक है, इसके नीचे आप कर दो B और यहाँ कर दिया मैंने MB। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है। तो प्राशन दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला है। लेकिन ज़्यादातर जब प्राशन दाब का फॉर्म आता है तो प्राशन दाब में आपको विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने से रिलेटेड आता है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, MB बराबर क्या हो जाएगा, WB बट्टा पाई इंटू RT अपॉन B। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, WB आप जानते हो विलेय का भार, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान, पाई किसको कहते हो आप, पाई का मतलब किसके लिए आपका प्राशन दाब से है। R का मतलब क्या होता है आपका, गैस नियतांक। R का मतलब क्या होता है, गैस नियतांक। और T क्या होता है आपका, परम ताप। ठीक है, तो उम्मीद है इस प्रकार से आप प्राशन दाब का से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो या तो उसमें ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा या ये, तो इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला लागू होगा आपको उसको यूज़ करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और कभी कभार सीधा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राशन दाब का सूत्र लिखिए, तो ये लिख कर आप आ सकते हो। इसके बाद चलते हैं बेटा, तो अगर चैप्टर 1 की बात करें, किसकी बात करें कि चैप्टर 1 के अंदर आपको इन्हीं में से ही न्यूमेरिकल देखने की संभावना रहेगी। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से या विद्युत रसायन के नाम से जानते हो, इसका जो पहला न्यूमेरिकल आपसे जो पुटअप किया जा सकता है वो है आपका सेल का विद्युत भाग बल या सेल विभव। तो ये आपके माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए कि सेल विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल के द्वारा। ठीक है, इस सेल को ज्ञात करने का तरीका होता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड की कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को आप बैठा दोगे तो आपको सेल का विद्युत भाग बल प्राप्त
हो जाएगा। तो ये से या जिसको आप क्या कहते हो सेल विभव, तो चाहे सेल विभव हो या सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है वो आ सकता है आपके नेनस्ट समीकरण से। तो ये समीकरण आपको याद होनी चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। समीकरण क्या होती है, ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 बट्टे में एन लोग, और ऊपर तो आ जाएगी उत्पाद की सांद्रता, सक्रिय सांद्रता, और नीचे आ जाएगी आपकी अभिकारक की सांद्रता। नीचे क्या आ जाएगी, अभिकारक की सांद्रता। तो आपसे जब भी नेनस समीकरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है कि ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 बटा एन लोग उत्पाद बटा अभिकारक। इसके बाद आगे आपके इसके अंदर अगर हम बात करें तो कोलराउस के नियम से रिलेटेड, किससे, कोलराउस के नियम से पहले आपको देखो यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम थोड़ा देखो बात करें यहाँ पे कि पहला आपसे दिया है चालकत्व। आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो चालकत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो इसका मतलब होता है 1/r, 1/r। तो चालकत्व का फॉर्मूला क्या होगा, सी बराबर 1/r। इसके बाद अगला जो आपसे आता है वो आता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। जो आपने ये पढ़ा होगा, जो प्रतिरोध होता है आर, प्रतिरोध होता है वो आर, वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस स्थिरांक को हटाओगे तो यहाँ पर आपको एक स्थिरांक रखना पड़ता है आर बराबर, उसी को हम बोलते हैं रो एल बटा ए। इसी रो को आप किस नाम से जानते हो, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रो है, इस रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर आर इंटू ए बट्टे में एल। तो ये आपके रो का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रो का या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद को हम आगे बात करते हैं विशिष्ट। अगला जो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है उसको हम यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। चालकता, जिसको आप चालक तत्व, जिसको हम कप्पा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/रो। तो क्लियर होना चाहिए कि कप्पा बराबर होता है 1/रो। और अभी इस कप्पा का फॉर्मूला, हम इस रो का फॉर्मूला क्या लिखा था, वो हो जाएगा आर इंटू ए और ऊपर चला जाएगा आपका एल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे इसको आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि के बराबर 1/r इंटू एल बटा ए। अब 1/r को आप क्या बोलते हो, अभी पढ़ा था प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकत्व हो जाता है, और एल अपॉन ए को बोलते हो आप सेल स्थिरांक, जिसको हम ले सकते हैं जी स्टार से। तो इसमें ये जो 3-4 फॉर्मूले बने, देखो एक तो गया कप्पा बराबर सी इंटू जी, दूसरा फॉर्मूला कप्पा बराबर ये। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो अगर हम आगे बात करें यहाँ से, तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मोलर चालकता, जिसको मोलर कंडक्टिविटी के नाम से आप जानते हो। इसका सीधी सी बात है कि इसके अगर फॉर्मूले को अगर हम समझें तो इसका मोलर चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, कप्पा इंटू 1000 बट्टा विलियन की सांद्रता। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए कि लैम्डा एम बराबर क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000 बट्टा वी, कप्पा इंटू 1000 बट्टा वी। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से पुटअप हो सकता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके अंदर आपको 3
विद्युत अपघट्य मिलेंगे, 3 विद्युत अपघट्य मिलेंगे, जिसकी सहायता से एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि उनमें से 2 विद्युत अपघट्य को तो हम जोड़ देते हैं और तीसरे वाले को उन 2 में से घटा देते हैं। अब जिसको घटाना होता है उसके दोनों आयन, धनायन और ऋणायन, एक एक जो इसमें 2 होंगे, 1 और 1, उनमें कॉमन होता है। इसके बाद देखो अगले चैप्टर की बात करते हैं कि अगला जो चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। इसका तो सीधे से क्वेश्चन आप सभी जानते हो कि ये शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है, जिसका जो पहला न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे मिलेगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक। तो इनके फॉर्मूले आपको एज इट इज याद होने चाहिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर होता है आपका आर नोट माइनस आर अपॉन टी। क्या होता है? के बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी। अब यहाँ से आपकी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो आर के तो क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक को के0 से लिख दिया, टी समय हो गया, आर जो नोट है यहाँ जो आपने लिखा है आर नोट, इसका मतलब है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और जो आर है वो अभिकारक की बची हुई सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता बोल सकते हो आप, या शेष सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता जो शेष सांद्रता है। अब आता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अदायुकाल, तो अदायुकाल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? टी हाफ से। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अदायुकाल का फॉर्मूला होता है वो होता है आर नोट बट्टा 2k। क्या होता है? आर नोट बट्टा 2k। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अदायुकाल का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर आर नोट बट्टा 2k। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक का फॉर्मूला होगा वो होगा के बराबर के0 बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी। इसके बाद अब हम चलते हैं प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। तो इसका फॉर्मूला तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि प्रथम कोटि के लिए K1 कर दिया। क्या होता है फॉर्मूला? 2.303 अपॉन टी log आर नोट बट्टा आर। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक फॉर्मूला क्या होगा? के बराबर 2.303 अपॉन टी log आर नोट बटे आर। इसके बाद है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अदायुकाल का फॉर्मूला। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के होता है, 0.639 बट्टा के होता है। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। इनमें से कुछ फॉर्मूले आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और इन्हीं पर आधारित आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अगला न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो जो आपका लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से आपको समझाना चाहूँगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी की जो हम बात करें, इस कुछ कभी कभार इस जो चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स से, उससे सक्रियण ऊर्जा से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फॉर्मूला आप याद कर लेना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कि log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ T2 माइनस T1 T2। और ये ध्यान रखना EA, इसी को आप क्या बोलते हो? सक्रियण ऊर्जा।
क्या कहते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का जब फॉर्मूला है तो आपको ये करके आना है न्यूमेरिकल के रूप में कि log K2 अपन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये किसका फॉर्मूला है, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद आपका जो एक लास्ट ये चैप्टर हो गया। इसके बाद वैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम में चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। किससे, चुंबकीय आघूर्ण से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल होगा वो आपको डी और ए ब्लॉक से देखने को मिलता है। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और फॉर्मूला होता है अंडर n+2। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है आपका √n और n+2 होता है। अब यहाँ आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ जो n है उसका मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस प्रकार से हमने जो अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो आंकिक प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा सकते हैं उन सभी के फॉर्मूला को मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो बस केवल आपको इन फॉर्मूले के अंदर जो सवाल आता है उनकी आपको वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद उसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।